बाकी इंडिकेटर्स थे। हमारी एक्सपोर्ट की क्या हालत थी, बिल्कुल बदतरीन। हमारी रेवेन्यू जनरेशन हो नहीं रही थी और हमारे अखराजात जो थे वो डेट हमने इतने लिए हुए थे, कर्जे इतने लिए हुए थे और हर साल 1.5-2 अरब डॉलर कर्जा बढ़ा रहे थे हर रोज। मतलब 38 अरब डॉलर, 38 अरब डॉलर कर्जा था, 1.5-2 अरब डॉलर बढ़ रहा था हर रोज। अगर इसी रेट पे हम भी बढ़ा रहे होते, इस वक्त आपका 44 या 45 अरब डॉलर का कर्जा होना था अभी। लेकिन जो कुछ करने अब और उससे कुछ नहीं, डिफेंस भी चलाना है, एस्टैब्लिशमेंट भी कॉस्ट है, हुकूमत चलानी है, डेवलपमेंट भी करनी है, पैसे नहीं होते थे। अब हमने अल्लाह ताला के फजल करम से, क्योंकि डेट भी कम हो गया है और यही जो पेरिस क्लब आपने रीशेड्यूलिंग वगैरह देखी होगी, उसकी वजह से अभी हमारे 34% हिस्सा बजट का ये डेट सर्विसिंग में जाता है। यानी अभी आपको कोई 30% हिस्सा एडिशनल ज्यादा अभी अवेलेबल है, पैसा तिजोरी में है, डेवलपमेंट करें, जो कुछ भी करें। उसकी वजह से अभी आपकी डेवलपमेंट जो है, जो पहले 90-95 अरब रुपए हम करते थे सालाना, अब इस साल 160 रुपए की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इंशाल्लाह। तो ये आम चीजें मैंने आपको बतानी थी। बाकी उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ देखते हुए स्टॉक एक्सचेंज हमारी दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज है। कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है इस वक्त दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज है इकोनॉमी के लिहाज से। तो ये तब्दीलियां आई हैं इन 3 सालों में, जिसकी वजह से मैं कहता हूं हम एक टेक ऑफ पॉइंट पे हैं। और गुर्बत के लिहाज से भी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत लोग, अब पहले वो कह रहे थे नहीं जी इकोनॉमी सब झूठ है, ये है वो है, अब वो इकोनॉमी के फिगर सामने आ गए, फिर कहने लगे नहीं जी वो इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही है। अब 5 GDP जिसको कहते हैं, हमारी इकोनॉमी 5.1% ग्रो की है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये साउथ एशिया में सबसे बेहतर ग्रोथ है, यानी हिंदुस्तान से आगे है, और एशिया में 400 नंबर, और पूरे एशिया में सिर्फ 3 मुल्क हैं जो पाकिस्तान से आगे हैं जिनकी इकोनॉमी ग्रो हुई है। ये हमने हासिल किया है। अब उनको वो भी नहीं मिला, तो अब बार बार कहते हैं भाई गरीबों के साथ क्या होगा, गरीब तो की हालत खराब है। हाँ ना, ये मैं सिर्फ ब्रीफ तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि गुर्बत दूर करने का क्या तरीका है। ये कोई ये किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास भी जादू की छड़ी नहीं है कि मैं कोई हिलाकर मैं कहूँ गुर्बत दूर हो गई। अब जो आम आदमी समझता है गुर्बत दूर करने, अगर मैंने कई लोगों को जो ना समझ है उनसे पूछा हाँ बताओ जरा क्या, वो कहेंगे कि जी तेल की कीमत ज्यादा, आटे की कीमत, घी की कीमत। हालांकि आटे और घी की कीमत बड़ी नहीं है, ये हमने स्टैंडर्ड रखी हुई है, रोक के रखी हुई है। लेकिन ये याद रखें इनकी कीमत कंट्रोल करने से गुर्बत दूर नहीं होगी एक तो, लेकिन नुकसान क्या होगा ये मैं आपको रफ अंदाजा दे देता हूँ आपको। अगर मैं आज फैसला करूं कि आटे की कीमत 1 रुपया कम कर देते, 1 रुपए से कम कर देते, उसका क्या इंपैक्ट होगा। हमारे पास 18 मिलियन यानी 180 लाख टन गंदम इस्तेमाल होता है, आटा ही समझे आप। नाउ अगर 1 रुपए तरक्याती मंसूबे गुर्बत दूर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर को एड्रेस कर रहे हैं। आपको पता ही है कि मंगला डैम को हम रेस कर रहे हैं, ये 3 मिलियन एकड़ फीट पानी होगा उसमें अंदर एडिशनल। फिर हम पंजाब में टल कनाल, सिंध में रेनी कनाल, बलूचिस्तान में कटेज बनेंगे। तो ये गुर्बत दूर होगी कि वहां के लोग कॉटन उगाएंगे, कपास उगाएंगे और पैसे कमाएंगे, इससे गुर्बत दूर होगी। तो हमारे तमाम तरक्याती मंसूबे इसी लाइन पे हैं। फिर यहाँ जो मैं हर तरफ अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी गया हूँ, इन्वेस्टमेंट उनसे मांग रहा हूँ, ट्रेड मांगता हूँ, एड नहीं। तो मैं कह रहा हूँ एड हमें नहीं चाहिए, ट्रेड चाहिए। ट्रेड का मतलब क्या? जब ट्रेड बढ़ेगी डेमोक्रेसी को 1947 से लेकर 88
2 दफा प्रेसिडेंट निकाले गए, वही अपने ही प्रेसिडेंट, उन्हीं को लड़ाई झगड़ा होकर निकाले गए। 1 दफा चीफ जस्टिस साहब को निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर असॉल्ट हो गया, और 1 दफा आर्मी चीफ को भी ऐसे ही निकाल दिया गया। दूसरे मुझे भी निकाल रहे थे, लेकिन वो फिर मेरे हक में, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला बीच में आ मैं उस वक्त हवा में था, मुझे मालूम नहीं था, और मैं अपनी फौज को सल्यूट करता हूँ कि मेरे ऑर्डर बगैर उन्होंने एक्शन कर दिया। और जब मैं आया जमीन पे तो मैं आर्मी चीफ था, चेयरमैन भी था और चीफ एग्जीक्यूटिव भी था, तो 3 हैट मेरे पहने। अब ये सूरत हाल थी डेमोक्रेसी। पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ। अब सवाल ये है कि क्या हमने, जब ये फेल हुई है डेमोक्रेसी, तो आगे का रास्ता यही है कि हम कुछ ना करें? नहीं जी, आप फौजी हैं तो आप कुछ ना टच करें, आप अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या हम, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्या हम स्टेटस को रखें? तो स्टेटस को रखेंगे तो वही पहले 50 साल जो हो रहा था वही चलता रहेगा, वैसे उसी एक जाले बेढंगी पे चलते चले जाएं आगे। डेमोक्रेसी आएगी, कभी मार्शल लॉ आ जाएगा, फिर डेमोक्रेसी टूट जाएगी, आपस में लड़ते रहेंगे। तो जाहिर है पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग हमने पहले मंसूबा 99 दिसंबर में मैंने कह दिया था कि मैं इकोनॉमिक रिवाइवल करूंगा, गुर्बत की स्थिति में पॉवर्टी एलिविएशन, गवर्नेंस को ठीक करेंगे और पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। अब इसमें मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूं कि इसके LFO को ले ले, ताकि मैं समझा दूंगा कि, क्योंकि बहुत से लोग इधर उधर से आकर फिर बातें करते हैं और सब झूठ झाट बोल के लोगों को बरगलाना चाहते हैं। इसका एक हिस्सा है जिसमें ये सारी चीजें तो वो हैं जो तब्दील हो ही नहीं सकती। वो इलेक्शन भी उस बेसिस पे हुई है, तमाम इलेक्शन वैसे ही हुए। तो जो कहता है LFO निकाल दो, तो वो तो फिर असेंबली को सब खत्म होना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इलेक्शन ही उस बेसिस पे हुए। दूसरी चीज, पाकिस्तान जिंदाबाद, सदर पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो सिमल जाओ, सदर पाकिस्तान जिंदाबाद, सदर मुशर्रफ जिंदाबाद, सदर मुशर्रफ जिंदाबाद, सदर मुशर्रफ जिंदाबाद, चौधरी शुजा जिंदाबाद। दूसरा मैं मेन सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ। ये जो 3 प्रॉब्लम जिसको आम बात कर रहे होते हैं कि जी 58(2)B क्यों है और NHC, आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत ही अहम है। ये तीनों ही अमेंडमेंट, 2 अमेंडमेंट 58(2)B और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बहुत अहम है। वो इसलिए अहम है कि यहाँ आपने देखा ये पिछले 11 साल हुकूमत चली है, कौन लूट मार कर रहा था, कौन लेकर गया पाकिस्तान को इस हालत पे, कौन लेकर गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लेकर गए, और कैबिनेट मिनिस्टर वही लेकर गए। पाकिस्तान को डुबोया उन लोगों ने जो पाकिस्तान को चला रहे थे। तो क्या इजाजत ये देनी चाहिए? यहाँ पाकिस्तान में पार्लियामेंट जब तक के मैच्योर नहीं हो जाता और पार्लियामेंट इफेक्टिव चेक रखे अपने लीडर्स के ऊपर, उस वक्त तक एक चेक रखना, एक एक्सटर्नल चेक रखना बहुत जरूरी है। यानी 58(2)B जो प्रेसिडेंट कैबिनेट वो इसको असेंबली को डिसमिस कर सकता है, इसकी लेकिन 2 कबाहतें हैं। जब 58(2)B ये जो प्रेसिडेंट को असेंबली डिसमिस, ये 11 साल रहा है। एक तो ये होता था कि प्रेसिडेंट डिसमिस करने से पहले प्राइम मिनिस्टर को कहता था कि जी आप काम अच्छा नहीं चला रहे हैं, आप ठीक करें, या चला रही हैं, दोनों में से। तो आगे से जवाब वो आम तौर पे, क्योंकि ये प्रेसिडेंट एक अकेला आदमी है, वो जवाब मिलता था नहीं हम तो ठीक हो रहा है, कोई वो बात सुनते नहीं थे। जब बात सुनते नहीं थे तो 1 on 1 झगड़ा हो जाता था, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का झगड़ा शुरू हो जाता था।
और बीच में कौन आता था सुलह सलफाई के लिए? आर्मी चीफ साहब आते थे। एक दफा आए था, वो जो बात आ गई वहां से, चीफ जस्टिस साहब एक दफा बीच में आए, लेकिन फिर आपने देखा कि वो चीफ जस्टिस साहब भी चले गए, प्रेसिडेंट भी चले गए, प्राइम मिनिस्टर, सारी मुसीबत ही हो गई। तो ये एक निजाम में ये 58(2)B की वजह से एक वन ऑन प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर झगड़ा होता था, और हमेशा आर्मी चीफ बीच में खुद ही लाए जाते थे। और आर्मी चीफ के पास दो ही सूरतें हाल थी, एक तो ये कि उनको बताएं और अगर वो ना समझे तो बेइज्जती खाकर चुप बैठे रहें, और दूसरा कहें आप दोनों ही जाए यार, मैं चला लेता हूँ, मार्शल लगा देता हूँ। तो ये दोनों गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा 58(2)B तो एक चेक है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, उसके सही फंक्शनिंग के ऊपर प्रेसिडेंट का। लेकिन देखने की चीज ये है अभी कि प्रेसिडेंट जो चेकर है उसके ऊपर क्या चेक है, उसके ऊपर कोई चेक नहीं था। और हमने इन 11 साल में देखा प्रेसिडेंट भी बात होती है ऐसे कुछ करते थे कि वो खामखा में प्राइम मिनिस्टर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं या दबाने की। तो लिहाजा उस चेकर के ऊपर भी चेक चाहिए, और लिहाजा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हमने सोचा कि ये जरूरी है। ये जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होगा तो बैलेंस किस्म का एक इदारा है जिसमें तमाम चीफ मिनिस्टर बैठे होंगे, चेयरमैन सेनेट बैठा होगा, स्पीकर नेशनल असेंबली बैठा होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठा होगा, और प्राइम मिनिस्टर तो होंगे ही, और फौजी बैठे होंगे ना। फौजी को बहुत लोग एतराज करते हैं, यहाँ एतराज करते हैं, मैं उन्हें बड़ा कहता हूं, मैंने समझाया वो आप समझ जाते हैं। मैंने कहा कि देखो, अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए, पाकिस्तान का अपना एनवायरनमेंट है, हमारी अपनी सोच है, जब भी पाकिस्तान में कोई मुसीबत आती है लोग GHQ बांटते हैं आर्मी चीफ के पास। मैं आर्मी चीफ 1 साल रहा हूं, मुझे मालूम है, सब लोग मेरे पास आ रहे थे कि जी आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक करो जी मुल्क को। अब मैं क्या करता, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है, उसे मैं समझाता था, तो अगर वो नहीं समझते तो मेरी अपनी बेइज्जती है, और अगर मैं कुछ करता हूं तो फिर और प्रॉब्लम है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो मैं तो यही कर सकता हूं, तो निकाल सकता हूं। तो NSC में मैंने इन्हें समझाया है कि आर्मी चीफ को लेकर आओ अंदर, ताकि वो कभी टेक ओवर ही ना करे, ताकि वहां वो आकर बात कर सकेगा, अपने व्यूज अपने ख्याल बोल सकेगा। तो NSC का ये है, बहुत अहम है मेरी नजर में। 58(2)B NSC दोनों अहम है। ये को मैं अपनी जात के लिए नहीं कर रहा हूं, ये तो सब लोग आने जाने वाले लोग हैं, हम कोई परमानेंट नहीं है। मैं परमानेंट अपने आप को नौज कोई नहीं समझता हूं, तो लिहाजा पाकिस्तान परमानेंट है। कुछ ऐसी चीज बनानी है कि पाकिस्तान परमानेंट है, पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए लागू रहे। और इस लिहाज से NSC और 58(2)B इस वक्त बहुत जरूरी है। अब आखिरी चीज आ जाती है कि मैं वर्दी में क्यों, ये बड़ी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे 40 साल हो गए हैं यूनिफॉर्म में, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो खामखा में, एक कहते हैं ना जिसका ईगो बहुत होती है, बाहर जी सफाई खड़ा हुआ है, हर आदमी मुझे सैल्यूट मार रहा है, सुबह शाम दोपहर सैल्यूट मुझे मिल रहे हैं। मैंने जो 40 साल में कमांड किया फौज को, मैं ये खाली सैल्यूटों से मैंने नहीं कमांड किया है। मैं बिलीव करता हूँ एक आदमी अपने दिमाग में और दिल में मेरे से मोहब्बत करता हो, मेरे पीछे आएगा। तो अभी बात ये है कि सवाल ये नहीं है, मैं वर्दी उतार के भी मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे चाहिए एक आदमी की असली मोहब्बत उसके दिल और दिमाग में, और ये सैल्यूटों की नहीं चाहिए। मुझे एहसास है कि मुझे वर्दी उतारना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुझे मेरे से ज्यादा किसको है। मैं 4 हैट पहने हुआ था पहले। मैं आर्मी चीफ था, चेयरमैन था,
चीफ एग्जीक्यूटिव था और प्रेसिडेंट था, मैंने नहीं पहने थे। ये मुझे कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि वो मेरे पास आ गई है चारों है, एक एक करके मैंने 2 उतार दिए। किसी ने मुझे बताया है पहले, मैंने चेयरमैन का हेड उतारा, मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन कराकर उतार दिया। अब मुझे यकीन है कि ये चीफ मैंने जरूर हटना है, लेकिन सवाल क्या, सवाल इस वक्त अभी सवाल ये है कि दुनिया को देखना, पाकिस्तान का ख्याल रखना है। पाकिस्तान की सूरत हाल देखें आप, हम पॉलिटिकल ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, एक तब्दीलियां आई हुई हैं, लोकल गवर्नमेंट का निजाम है, एक ये जो नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली में आप देख रहे हैं, तब्दीलियों की वजह से एक डिग्री ऑफ डिस्टेबलाइजेशन थोड़ी बहुत है, जो मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरा, आप इलाके में देखें, कभी वो 10 महीने हमारी बॉर्डरों पे फौज रही है हिंदुस्तान की, उधर अफगानिस्तान का सिलसिला है, अभी ये इराक का सिलसिला आया, और जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में एक बहरान उठा हुआ है, हमारे खित्ते में, हमारे रीजन में बहरान है, हमारे अंदरूनी लिहाज से पूरी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं है। इस सूरत हाल में मेरी नजर में, मेरी बिल्कुल ईमानदारी की नजर में बहुत डेंजरस होगा अगर मैंने वर्दी उतार दी इस वक्त, तो लिहाजा मेरी नजर में मैं वर्दी नहीं उतारूंगा। इतनी ज्यादा आपने मुझे जज्बाती किया हुआ है, इतने आप तो मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, मेहरबानी। तो इस सूरत हाल में जब मैं आपको वादा मेरा ये है, पूरे नेशन को वादा है मेरा, कि मुझे इस बात का एहसास है, ये मेरे ऊपर छोड़े, अगर मैं कोई डेट दे दूं, लोग कहते हैं डेट दो, अब उस डेट पे अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं हुई तो मुझे अपनी वादा खिलाफी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी नजर में पाकिस्तान सबसे अहम है और बाकी सारी चीजें तो लिहाजा फैसला यही मेरा है कि मैं वर्दी नहीं उतारूंगा, और जब मैं समझता हूं स्टेबिलिटी आ गई है, मैं एक दिन की डिले नहीं करूंगा वर्दी उतारने में। ये मेरा यही मैंने आपको बातें करनी थी, लंबी बातें हो गई है। वर्दी ना उतारिए, पाकिस्तान को लूट लेंगे। मैंने कहना यही था, जब मुझे यकीन हो जाएगा पाकिस्तान लूट नहीं सकता है, लूटने नहीं देगा। तो लिहाजा मेरे पे भरोसा रखें, मैं बिल्कुल पाकिस्तान को, हम खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान को नहीं जीतने देंगे माशाअल्लाह। तो अब आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यकजहती के साथ एक होकर हमने अंदरूनी स्टेबिलिटी लानी है, और ये जो मुल्क दुश्मन, मैं इनको ये कहूँगा कि इनको ना समझ है, मुल्क से सबों को मोहब्बत है, कोई मेरे सामने पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो मुल्क से मोहब्बत नहीं करता है। इनको अल्लाह ताला कोई समझ दे, इनको दिमाग दे कि डिफरेंस, फर्क पहचान सके कि जाती इख्तलाफात और मुल्क से मोहब्बत करना सबसे स्ट्रांग एक फीलिंग होनी चाहिए, जाती इख्तलाफात से भी ऊपर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जाती इख्तलाफात की वजह से मुल्क को नुकसान दे रहे हो, वो आदमी सही आदमी नहीं है जो ये कर रहा है। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर अंदरूनी लिहाज से एक पाकिस्तान को एक अंग्रेजी में जो कहते हैं प्रोग्रेसिव, एक एनलाइटेंड इस्लामिक ममलिकत के लिहाज से हम प्रोजेक्ट करें, दुनिया को बताएं
दुनिया को हम ये बताएं कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, हम फंडामेंटलिज्म के खिलाफ हैं, ताकि हम एक दुनिया का अच्छा हिस्सा बनकर अपनी नेशनल इंटरेस्ट को साथ लेकर आगे चलें। मेरी ये दुआ है। एक चीज और अब मेरे दिमाग में आया, वो मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ये इंटरव्यू वगैरह में मुझसे लोग बड़े पूछते हैं कि जी ये क्या डील क्या हो गया, ये डील क्या हो गया, अमेरिका में क्या डील करके है, तो ये आपने क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है? देखें ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जो आदमी मुल्क के एक कोर इंटरेस्ट होते हैं, कोर इंटरेस्ट, असली इंटरेस्ट, यानी हमारी एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है, जौहरी ताकत है, मिजाजी ताकत है, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारा एक इंटरनेशनल स्टैंड है कश्मीर के ऊपर। जो बंदा इसको कॉम्प्रोमाइज करे वो गद्दार है। अब सवाल ये है कि कॉम्प्रोमाइज का इसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई डील नहीं है। अब ये जो ये सवाल करते हैं, मैं आप सबों के लिए बताना चाहता हूं कि इंटरस्टेट रिलेशन में फिर इंटरेस्ट होते हैं हर मुल्क के। हमारे कुछ इंटरेस्ट हैं जिससे मैं बात, यहाँ अगर प्रेसिडेंट शिराक से बात की है, या टोनी ब्लेयर से, या श्रोएडर साहब से, या जॉर्ज बुश साहब से बात की है, तो उनके अपने इंटरेस्ट है, हमारे अपने। उनके क्या इंटरेस्ट है? बातचीत क्या, डील की जो बात होती है, क्या बातचीत मैं करता हूं बैठ के, उनके क्या इंटरेस्ट है? वो कहते हैं कि जी ये जौहरी ताकत, प्रोलिफरेशन की बात करते हैं, ये दूसरों को नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, हम क्यों देंगे जी, हमारी अपनी ताकत है। इसमें सेल आउट का क्या सवाल हुआ? दोनों, जो वो कह रहे हैं हम मान रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा वो कहते हैं टेररिज्म के वो बहुत खिलाफ हैं कि टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, अलकायदा। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों कोई आदमी पाकिस्तान को मिसयूज करे और बाहर जाकर टेररिज्म, हम अपनी हालत में हमें छोड़ो, हम मुल्क को चलाना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं कि जी नारकोटिक्स और ड्रग्स की पैदावार बंद होनी चाहिए, ये उनको बहुत कंसर्न है। हम कहते हैं बिल्कुल 100% हम आपके साथ हैं, हमें हेलीकॉप्टर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो अभी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से उनको बहुत परेशानी हो गई है, बहुत ज्यादा परेशानी है। अब हमें क्या इसमें प्रॉब्लम है? क्या मैं ये कहता हूँ यस, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं होनी चाहिए, ये तो मैं आप सबों के सामने कह रहा हूँ। तो हम क्या ये कहने से कि हम गैर मुसलमान बन जाते हैं? हम मुसलमान हैं सब। मैंने उन सबों को कहा है हम एक इस्लामी रिपब्लिक हैं, हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हम नहीं करना चाहते हैं, हम भी रोकेंगे उसे, तो उधर भी मिलाप होगी बात। अब दूसरा, कश्मीर के बारे में वो कहते हैं जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह की बात करते हैं। कश्मीर को हमने बता दिया, उधर फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, उधर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी आप आगे चलाएं, हल की तरफ लेकर चले, कश्मीर की डिस्कशन होनी चाहिए। बल्कि कश्मीर के ऊपर मैंने खुलेआम सबों को कहा है, यहां भी कहा है, हर लीडर को कहा है, कश्मीर के ऊपर बात करेंगे, तमाम तनाज़े हिंदुस्तान से सुलह सफाई से हम खत्म करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज मैंने कहा, एक बॉटम लाइन है, उस बॉटम लाइन के नीचे हम नहीं जा सकते हैं। नंबर एक कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान भी छोटा मुल्क नहीं है, 150 मिलियन का। मैंने उन सबको बताया कि हमारी ऑनर और हमारी डिग्निटी पे हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैंने उन सबको बताया, और ये यकीन है मैंने खुलेआम स्पीचेस में कहा है कि हम पे डिक्टेशन हो सकती है, ना कोअर्शन हो सकती है, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, बातचीत करेंगे। तो हमारे पर कोई दबाव ना डाला जाए, हमें कोई दबाव में ना लाया जाए, और हम एक सॉवरेन इक्वालिटी
जो दो मुल्क हिंदुस्तान के साथ हम सॉवरेन इक्वालिटी से बात करेंगे और वो मानते हैं कि ये तुम्हारा हक है, ये आपका हक है कि आप अपनी ऑनर डिग्निटी सॉवरेन इक्वालिटी बरकरार रखें। तो सवाल ये है, यही बातें हुई है, बिल्कुल हर जगह यही होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डील क्या मतलब है भाई, कौन सी डील, क्या डील? नाम अब ये कहते हैं कि आप पे प्रेशर, और भाई मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, यकीन माने प्रेशर नहीं है ना, मेरे से कोई प्रेशर मार के वो डील मांग रहे हैं ना। मैंने बता दिया है कि गद्दार आदमी है जो वो तो दो जगहों में कॉम्प्रोमाइज करेगा। किसी डील के बगैर अगर हमने इतने ये जो 4-5 इशूज हैं उन पे बातचीत होकर सुलह सफाई से, अक्लमंदी से, दानिशमंदी से बात हो की है, और अगर फायदे हमने ले लिए हैं सारे, तो ये सारा पाकिस्तान के हक में है। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। तो यही हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हमेशा बरकरार रखेंगे और अपने कोर इंटरेस्ट को बचा कर रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला आगे चलते रहेंगे। मुझे आप लोगों की ताउन का बहुत शुक्रिया। मैं चौधरी शुजात साहब का इधर बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये क्योंकि मेरी नजर में ये एक नेक आदमी है और मेरी नजर में ये पाकिस्तान का दुख दर्द है इनके दिल में, इसलिए हम साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला साथ लेकर इस पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे और मजबूत बनाएंगे। आपके बहुत बहुत शुक्रिया बात से गुजारिश है कि अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ। सारे बहुत करती है, अपनी जगह से तशरीफ रखो प्लीज। सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, सदर परवेज मुशर्रफ, मेरे दोस्तों वो बड़े आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कैसी जरा अपना गड्डी ऊपर खोल चले भाई। बहुत बढ़ाइए, तेरी सबसे पहले बढ़ाई है आप। तू इधर आओ, तेरे कैमरे के अंदर मार देना। इधर शाशी जब तेन फट कैमरे के अंदर मार देना।
जी ठीक हो गया हाँ जी ठीक हो गया जी ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ अली साहब कितने ने अली साहब बस ओके जी खुदा हाफिज़ अजय एसी चलता होता गर्मी की वजह Ya zeberdست kabla ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦਾਵਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਾਸਟਰ बड़े दुनिया पूरा बुरा है बाहर ही निकली भाई बाहर ही निकली कार्ड लिख लो वैसे टेलीफोन नंबर लिख लो हाँ एक मिनट 06 जी 06 0661 199 33 54 की नाम लिखा हुसैन इशफाक हुसैन अच्छा गल सुनो जी भाई नहीं सन मेरे अंदर खड़े पता कुर्सियां के उत्ते उन्होंने की नाम है वो यार भाई वाले लोग यार भाई वाला हाँ बड़ा था ठीक है जनाब गाड़ी पाके सर फोटो खिंचाओ बड़े बड़े लोग ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਮਰੋਈ ਕਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਨਾ ਵੈਸੇ टीवी से नहीं आनी वैसे ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ हाँ जी साढ़े सदर साहब ने गल सुन रही है हाँ डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਦ ਡੋਗਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ बहुत ही ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਜਾਦ ਡੋਗਾ
ARYU या PTVU? नहीं नहीं ये नॉर्मल है नॉर्मल है कम्युनिटी पता नहीं मैं कोशिश नहीं की चलो नहीं आया तो उन्होंने आया अन्य सारे लोग सन पॉसिबल नहीं है से देख लो टेलीफोन नंबर लिख लो मेरा टेलीफोन नंबर ना क्या थोड़ा शौक से बना रहे हैं इसके स्टॉक की थी शुक्रिया अदा करेंगे यार 2 गिलास पानी देना प्लीज 2 गिलास ले लो पानी छोड़ी थी पे बल्कि हो सके तो गिलास में भी पानी दे दिया जाए बस ठीक है कितने चौधरी साहब मैं भी उन्होंने ही लग रहा
Big